हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एजुकेशन क्लासेस। माय नेम इज़ गीता। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग जो है बहुत ही बढ़िया होंगे और अपनी जो तैयारी है बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ज्योग्राफी के क्वेश्चंस। ठीक है, तो जिन लोगों का भी सी टेट पेपर 2 एसएसटी है उन लोगों के लिए जो है ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि मैं इसमें आप लोगों को स्टार्ट करवाया है मैंने एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन सीरीज। ठीक है, ज्योग्राफी प्लस हिस्ट्री दोनों की प्रैक्टिस स्टार्ट हो चुकी है। ज्योग्राफी क्योंकि हमारा क्लास 6 की ज्योग्राफी कंप्लीट हो गई है तो चैप्टर वाइज जो है मैंने इसकी प्रैक्टिस स्टार्ट करवाई है, और 7th क्लास की ज्योग्राफी जो है मैंने अभी स्टार्ट की है। मैं किसकी बात कर रही हूँ? एनसीईआरटी की बुक की। ठीक है, जिसमें मैं 3rd चैप्टर जो है आप लोगों को एक्सप्लेन कर रही हूँ। ठीक है, तो 3rd चैप्टर जो है 7th क्लास की जो एनसीईआरटी की बुक हिस्ट्री है वो स्टार्ट हो चुकी है। ज्योग्राफी क्योंकि आप लोगों की 6 to 8th क्लास की जो एनसीईआरटी की बुक थी वो मैंने पूरी कंप्लीट करवा दी है। देखिए, अगर आप सी टेट पेपर 2 एसएसटी की तैयारी कर रहे हैं और सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो यहाँ से आप लोगों को एक हेल्प मिलेगी, क्योंकि पूरा एनसीईआरटी जो है मेरा मेन फोकस है कि एनसीईआरटी आप लोगों को मैं पूरा अच्छे से कराऊँ, एकदम बेसिक से करवाती हूँ। जितने भी मतलब टू दी पॉइंट्स में एकदम लाइन टू लाइन जो है आप लोगों को समझाती हूँ। पूरा नोट्स प्रोवाइड करती हूँ, टेलीग्राम पे हाईलाइटेड नोट्स होते हैं। इस तरह के नोट्स जो है बनाने में टाइम लगता है। आप लोग अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो उसका जो है फ़ायदा उठाइए। एक बार जो है आप लोग चीज़ें समझ लेंगे ना तो आपको क्लियर हो जाएगा। बाकी जो मैं एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रही हूँ उसमें सिर्फ हम क्वेश्चन को जो है आंसर नहीं देखते हैं, बल्कि उस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं पूरा जो है देखते हुए चलते हैं, तो पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ करेंगे। तो अगर आप जो है चाहते हैं कि अपना सी टेट सेल्फ स्टडी करके निकालें तो यहाँ से आप लोगों को एक हेल्प जरूर मिलेगी। अब अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी आपको जो है क्लास आए एसएसटी की उसकी जो नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। अगर आप जो है 60 मार्क्स आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो एसएसटी है उसमें 40 मार्क्स केवल एनसीईआरटी का है। ठीक है, और 20 मार्क्स पैडागोजी। और पैडागोजी को किस तरीके से करना है इसका जो है मैं आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरीके से आप लोगों को जो है आसानी से जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसके टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी। तो आप लोग जो है बस जुड़े रहिए, कीप सपोर्ट। आप लोगों को यहाँ से जो है एक हेल्प जरूर मिलेगी। एंड वीडियो पसंद है तो प्लीज हिट लाइक बटन एंड लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा जो लोग भी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, ताकि उन्हें एक हेल्प मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सब तो रही बातें, और ध्यान से समझिएगा क्योंकि क्वेश्चन जो है इजी टू हम हार्ड जाएंगे, और हर एक क्वेश्चन आप लोगों को लगेगा इजी, लेकिन क्वेश्चन आते ही इसी तरीके से हैं। और कई बार उसी क्वेश्चन को अलग तरीके से पूछ देता है, कई बार उसी क्वेश्चन को जो है घुमाकर पूछता है। तो इसीलिए जो है ना प्रीवियस ईयर जो है मैं बोलती हूँ कि इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब भी करें तो उससे एक्स्ट्रा फैक्ट्स जितने भी होते हैं उस क्वेश्चन से रिलेटेड वो आप जो है करते हुए चलें। देखिए, भारत के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरने वाला प्रमुख अक्षांश क्या है? जो भारत है आपका, ऐसे ही भारत का एक मैप है, मैं एक रफली डायग्राम जो है आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो इसके मध्य भाग से जो सॉरी, यहाँ से नहीं, ये जो है आपका इस तरीके से कुछ होता है। ठीक है, इसके मध्य भाग से जो है कौन सा रेखा जाती है? भूमध्य रेखा, मकर रेखा, आर्कटिक रेखा या कर्क रेखा। तो याद रखिएगा, जो कर्क रेखा है वो भारत के एकदम मध्य से गुजरती है। अब यहाँ पे तो बस आप लोगों को पूछा है कि भारत के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली रेखा मतलब प्रमुख अक्षांश कौन सा है, तो वो कौन सा है? कर्क रेखा। ठीक है, अब कर्क रेखा का जो मान होता है वो आप लोगों को पता होना चाहिए, 23.5 डिग्री अक्षांश। उत्तरी अक्षांश याद रखिएगा, कौन सा? उत्तरी अक्षांश, 23.5 उत्तरी अक्षांश, और जो कि भारत के एकदम बीचों बीच से होकर गुजरती है। अब क्वेश्चन आता है कि भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो याद रखिएगा 8 राज्यों को जो है ये छूते हुए निकलती है। अब वो कौन कौन से राज्य हैं वो भी आप लोगों को पता होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे गुजरात है, फिर आपके बाद राजस्थान आता है, फिर मध्य प्रदेश आता है, फिर उसके बाद जो है ये वाला एरिया देखो थोड़ा सा टच कर रहा है, ये छत्तीसगढ़ है, फिर झारखंड है, यहाँ पे पश्चिम बंगाल हो गया, और ये जो है आपका त्रिपुरा हो गया, और यहाँ पर आपका आ जाता है मिजोरम। तो 8 राज्यों को जो है छूती हुई ये जो कर्क रेखा निकलती है। आपको ये 8 राज्य जो है याद होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी दिन की परिभाषा है? पृथ्वी दिन की परिभाषा बहुत ही अच्छे से मैंने आप लोगों को जो है डायग्राम के थ्रू, ये जो चैप्टर मैंने करवाया था ना, तो बहुत ही अच्छे से डायग्राम के थ्रू जो है मैंने आप लोगों को समझाया था। तो देखिए, जो पृथ्वी है ना, अगर हम ग्लोब के माध्यम से, तो ग्लोब क्या है? थोड़ी सी टिल्ट है, झुकी हुई है। तो आप बस इतना समझिए कि पृथ्वी जो है एक अपने अक्ष पर घूमती है, पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर घूमती है, और पृथ्वी जो है एक अब सूर्य के जो है चारों ओर चक्कर लगाती है। दोनों ही अलग अलग गति है। जो जब पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लेती है, एक चक्कर पूरा करने में ये 24 घंटे का समय लेती है। जब पृथ्वी अपने अक्ष पर ही घूमती है, जब पूरा घूम लेती है तो 24 घंटे में जो है ये अपने चक्कर पूरा कर लेती है, और अक्ष पर जब घूमती है तो उसे कहते हैं घूर्णन। ठीक है, तो
पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना कौन सी गति कहलाता है? घूर्णन गति। तो घूर्णन गति होता है, घूर्णन गति को ही बोला जाता है दैनिक गति, क्योंकि इसी से जो है क्या आप लोगों का निर्धारित होता है? दिन और रात। ठीक है, दैनिक गति भी इसी को कहा जाता है, याद रखिएगा, घूर्णन गति। इसी को जो है आप परिभ्रमण भी कहते हैं। याद रखिए, परिक्रमण और परिभ्रमण में लोग जो है ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, तो इसी को परिभ्रमण कहा जाता है। जब सूर्य पृथ्वी के, ये सूर्य है, जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो ये कहलाता है परिक्रमण। और इस जैसे पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन गति कहलाता है, अर्थात दैनिक गति कहलाता है, मतलब कि जिससे दिन और रात का पता चलता है। पृथ्वी का दिन कहा जाता है ना, तो ये घूर्णन गति को ही कहा जाता है, क्योंकि इसी से जो है पृथ्वी का दिन और रात होता है। और अपने अक्ष पर घूमने कितने घंटे में पूरा कर लेती है? तो ये 24 घंटे में जो है ये पूरा कर लेती है। लेकिन पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो ये 365 डेज और 6 आवर का समय लेती है। ठीक है, मतलब कि पूरा एक साल जो है एक ईयर, ठीक है, 1 ईयर लग जाता है, एक वर्ष लग जाता है, और इसे कहा जाता है परिक्रमण। और इसी को जो है, इसी के कारण जो है क्या परिवर्तन होता है? मौसम संबंधी जो आप लोगों को परिवर्तन देखने को होता है वो जो है परिक्रमण के कारण देखने को मिलता है। तो उम्मीद करती हूँ ये क्लियर हो गया होगा। आप इसका आंसर देख लीजिए। पृथ्वी का दिन कहा जाता है पृथ्वी की गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में, सूर्य के चारों ओर कक्ष में जो घूमती है तो क्या कहलाता है? ये परिक्रमण कहलाता है, परिक्रमण कहलाता है। अर्थात इसी के कारण जो है मौसम में परिवर्तन होता है। वह दिन जिन पर पूरी पृथ्वी दिन और रात बराबर होते हैं, तो ये भी मैंने आप लोगों को बताया था, 23 मार्च और 23 सितंबर। ठीक है, जिसमें जो है दिन और रात जो है पृथ्वी का बराबर होता है। इसको बहुत ही अच्छे से मैंने क्लास 6 की जो आपकी हिस्ट्री है बहुत ही अच्छे से समझाया हुआ है। वो अगर नहीं देखा है तो जाके देखिए। अगर वो आप समझ लेंगे ना तो इस तरह के क्वेश्चन की गलती आप कर ही नहीं सकते। देशांतरों के मध्य की दूरी, देखिए एक होता है देशांतर, इसको बोलते हैं देशांतर। ठीक है, इस तरीके से जो है ये दोनों ही अक्षांशों को जोड़ती है देशांतर। और एक होता है आपका क्या होता है? अक्षांश। ठीक है, जो देशांतरों के मध्य की जो दूरी होती है वो 111.32 मतलब 111.32 111.32 किलोमीटर। ठीक है, अक्षांशों के मध्य की दूरी याद रखिएगा। ये देशांतरों के मध्य की दूरी है और अक्षांश के 111 किलोमीटर। ठीक है, तो ये दोनों ही चीज़ें याद रखिएगा। यहाँ पर कई बार पूछ सकता है कि देशांतरों के मध्य की दूरियाँ क्या है या अक्षांश के मध्य की दूरी क्या है। अब हम बात करते हैं पृथ्वी का अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में जो लगा समय है उसी को कहा जाता है पृथ्वी का दिन, जब पृथ्वी अपने अक्ष पर ही घूमती है। तो इसका आंसर होगा 4। ठीक है, ये मैंने बता दिया आपका। ये देखिए, ये जो है आपका क्या है, इसको क्या कहा जाता है? लॉन्गिट्यूड, मतलब कि आपका जो देशांतर रेखा है जिसमें आपका 111.32 ठीक है किलोमीटर। और जो आपका अक्षांश रेखा है, जो ये वाली रेखा है, एक होता है आपका इन दोनों के मध्य का और एक होता है ऐसे अक्षांश के मध्य का। जो अक्षांश के मध्य का है वो 111 किलोमीटर। ये याद रखिएगा, कई बार जो है क्वेश्चन पूछा गया है और ये आपका जीएस में भी काम आता है, याद रखिएगा। चाहे वो एसएससी का एसएससी जो सीजीएल वाले पेपर होते हैं उसमें भी काम आएगा, डीट प्लस भी। मतलब कि आप लोगों का पता ही है 6 to 8 की एनसीईआरटी कितना मेन है। तो इसे सोचिए कि आप बहुत सारी चीज़ों की आपकी तैयारी हो रही है, बस आप सीटेट की तैयारी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो अब बस ध्यान से करते हुए चलिए, जो भी टॉपिक करें बस अच्छे से करें। निम्नलिखित में से सही जोड़े बनाएं। देखिए, वनस्पति के प्रकार दे रखा है, पौधों की प्रजातियां। ठीक है, उष्णकटिबंधीय वर्षावन। अब आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि उष्णकटिबंधीय वर्षावन कहाँ पाए जाते हैं। मैंने ये भी आप लोगों को समझाया था। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच वाला जो क्षेत्र होता है वो कौन सा होता है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है। ठीक है, और भूमध्य रेखा के आसपास वाले क्षेत्र में जो है बहुत ही अधिक गर्मी होती है और इसलिए यहाँ पे जो है उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे गर्मी जो है बहुत ज़्यादा होती है। सूर्य जो है सीधे सर के ऊपर होता है। आपका ये ग्लोब होता है ना, ये आपका कर्क रेखा हो गया, ये आपका मकर रेखा हो गया और ये आपका भूमध्य रेखा हो गया। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र होता है वो होता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। तो अब ये समझ में आ गया होगा उष्णकटिबंधीय वर्षावन कौन कौन से होते हैं। देखो, महोगनी भी होता है, आपका रोजवुड भी आता है इसके अंदर, याद रखिएगा रोजवुड। ठीक है, महोगनी, रोजवुड और भी है, मैंने ये सब पूरा करवाया हुआ है, उसको अच्छे से कर लीजिएगा बस। ठीक है, ये 7th क्लास की ज्योग्राफी है। उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, तो कौन सा होगा? पतझड़ की बात कर रहे हैं। पतझड़ वन में क्या होता है? साल, सागवान, सागवान भी आता है, सागवान भी पतझड़ में आता है, नीम।
ठीक है, नीम हो गया, आम हो गया, शीशम हो गया, ये पतझड़ वन में आते हैं। कंटीली झाड़ियाँ जिसमें आपका बबूल आ गया, मैंग्रोव वन सुंदरी। तो आपका जो है आंसर क्या होगा, इस तरीके से मैंने ये पूरा एग्जैक्ट आंसर ही लिख दिया है, यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया है, लेकिन आप लोगों को मैं बता दूँ ये पूरा मैंने करवा रखा है, इसको अच्छे से कर लीजिएगा, पूछा जाता है हमेशा। ठीक है, महासागरीय धाराओं के संबंध में नीचे दिए गए कथनों ए और बी पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए, उष्ण महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं। उष्ण महासागरीय धाराएं जो है मतलब जो गर्म महासागरीय धाराएं, उष्ण बोल दिया इसका मतलब गर्म, क्योंकि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में जो तापमान होता है वो गर्म होता है। तो उष्ण महासागरीय धाराएं मतलब जो गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं और ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती हैं। बिल्कुल सही बात बोला है। ठीक है, अभी मैं समझाऊंगी। शीत महासागरीय धाराएं निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर जल ले जाती हैं, ये आपका गलत है। तो यहाँ पे ए सही है और बी जो है आपका गलत है। ठीक है, ए सही और बी गलत, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा। अब आप इसको समझिए, क्योंकि इसे समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। देखिए, आपका जो है ये भूमध्य रेखा है। ठीक है, जो धाराएं भूमध्य रेखा से अक्षांशों की ओर जाती हैं वो होती है गर्म धाराएं। भूमध्य रेखा से अक्षांशों की ओर जाने वाली जो धाराएं होती हैं, मतलब निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर जाने वाली जो धाराएं होती हैं वो होती हैं गर्म। याद रखिएगा, भूमध्य रेखा से अक्षांशों की ओर प्रवाहित होने वाली जो धाराएं होती हैं वो क्या होती हैं, गर्म। ठीक है, मतलब कि ये निम्न अक्षांश, क्योंकि ये 0 डिग्री अक्षांश है, जैसे जैसे ऊपर बढ़ेगा तो उच्च अक्षांश होगा। तो 0 डिग्री से ये जो है मतलब निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर जो धाराएं जाती हैं वो होती हैं गर्म महासागरीय धाराएं। अब ठंडी सागरीय धाराएं कौन सी होती हैं? एक गर्म महासागरीय होती है, एक ठंडी महासागरीय होती है। तो ठंडी महासागरीय जो ध्रुवों से क्या है, भूमध्य रेखा की ओर प्रवाहित होती है। आपसे अभी गर्म के बारे में पूछा है, अगली बार जो है क्या बोलेगा, जो ठंडी धारा है, ठंडी महासागरीय धारा के बारे में जो है कोई भी आप लोगों को स्टेटमेंट दे देगा। तो याद रखिएगा, उष्णकटिबंधीय मतलब अक्षांश क्षेत्रों से मतलब अक्षांश की ओर से भूमध्य रेखा की ओर प्रवाहित होने वाली धाराएं क्या होती हैं, ठंडी महासागरीय धाराएं। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर प्रवाहित होने वाली धाराएं कौन सी होती हैं, गर्म धाराएं। और ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर आने वाली धाराएं होती हैं ठंडी धाराएं। ठीक है, अब ठंडी धाराएं और गर्म धाराएं मैंने पूरा बता रखा है, तो उसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, जाके 7th क्लास की ही ज्योग्राफी में कि 6th क्लास की है, मतलब नहीं 6th क्लास की ज्योग्राफी में करवा रखा है। ठीक है, तो उसको अच्छे से कर लीजिएगा, पूरा मैंने बताया हुआ है उसमें। अब याद रखिएगा, क्योंकि अभी हमने पीछे क्या स्टेटमेंट देखा कि जो ठंडी धाराएं हैं वो निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर जाती हैं। तो भाई ऐसा नहीं है, अब ध्रुवों से जब भूमध्य रेखा की ओर जाएंगी तो जो ठंडी धाराएं हैं वो उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की ओर प्रवाहित होती हैं। तो उम्मीद करती हूँ अब ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अगर हो गया है तो जरूर बताइएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं, और कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो इस टॉपिक को मैं इतने अच्छे से समझा दूंगी ना। और ये टॉपिक जो है आपको DSSB, जिनका भी TGT SST है, चाहे वो UP TGT PGT का एग्जाम हो, चाहे वो DSSB का हो, बहुत जो है ये क्वेश्चन मतलब इससे आते ही आते हैं इस जलधाराओं से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, ऋतु प्रवास से क्या अभिप्राय है? लोगों की अपनी जीविका के लिए ऋतुवत जो गतिशीलता होती है, नहीं। फसल कटाई की अवधि के दौरान जो श्रम शक्ति का नगर मतलब जो काम करने के लिए जो नगर की ओर चले जाते हैं, तो वो जो है वापस जो है लौट कर गाँव की ओर प्रवासन करते हैं, नहीं, ऐसा नहीं। जो ऋतु प्रवास होता है ना, ऋतु के अनुसार जो है, ऋतुओं जैसे जैसे बदलती हैं, हर एक ऋतु के अकॉर्डिंग जो है वो प्रवास करते हैं। तो नए चारागाहों की खोज में, बिल्कुल अपने पशु, क्योंकि वो मवेशी पालते हैं, तो अपने चारागाहों की खोज में अपने पशुधन के साथ लोगों की ऋतुवत जो गतिशीलता होती है उसे कहा जाता है ऋतु प्रवास। तो सी तो सही बोल रहा है। वन्य प्राणियों की ऋतुवत गतिशीलता, नहीं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस में चिनुक का स्थानीय पवन चलती है? स्थानीय पवनों में ना आपको इसमें भी मैंने गर्म और ठंडी दोनों पवनों के बारे में जो है बताया हुआ है। चिनुक जो स्थानीय पवन है, गर्म और ठंडी दोनों होती है, दोनों ही मैंने बताया हुआ है। और चिनुक की अगर हम बात करें तो ये जो है जो प्रेरी क्षेत्र है ना अमेरिका का, ठीक है, अमेरिका का जो प्रेरी क्षेत्र है, जो कनाडा वाला जो क्षेत्र है, वहाँ पे जो है एक चिनुक एक गर्म पवन है, जिसके जो कि वहाँ पे चलती है। तो इसी के कारण जो बर्फ़ पिघलती है और सभी को जो है कहीं ना कहीं जो पशु पक्षी हैं उनको जो है अपना एक क्या मिलता है, उनको भी खाने पीने को मिलता है, क्योंकि तब हरियाली आती है। ठीक है, तो चिनुक जो है ये एक स्थानीय पवन है, एक गर्म पवन है जो कि प्रेरी क्षेत्र में चलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
वायुमंडलीय परतों में से कौन सी परत रेडियो प्रसारण में सहायता करती है? तो रेडियो प्रसारण में, तो देखिए रेडियो प्रसारण जो सबसे बड़े बड़े जो उपग्रह हैं वो कहाँ पे स्थापित किए गए हैं? बाह्य उपग्रह में। जो समताप मंडल है, तो पहले समझ लीजिए कि समताप मंडल जो होता है ये जो है मौसम संबंधी घटनाओं से ना फ्री होता है। मौसम संबंधी घटनाएं यहाँ पे नहीं होती, इसीलिए यहाँ पे जो है जेट चलते हैं, मतलब कि जो हवाई जहाज है वो इसी मंडल में चलता है। बाह्य मंडल जहाँ पे जो है बड़े बड़े उपग्रह स्थापित किए गए हैं, तो रेडियो प्रसारण में सहायता करती है बाह्य, तो रेडियो प्रसारण का जो इसका आंसर होगा बी होगा। शो मंडल जहाँ पे मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं, ठीक है, सबसे निम्न मंडल है, मतलब सबसे पहला मंडल है। मध्य मंडल जहाँ पे उल्का पिंड आके जो है जल जाते हैं। पूरा वायुमंडल के बारे में मैंने आप लोगों को करवाया हुआ है, ठीक है। वायुमंडल मतलब जो कि अपने चारों ओर से गैसों से घिरा हुआ मंडल क्या कहलाता है? वायुमंडल। तो ये चारों वायुमंडल के बारे में मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया हुआ है, और हर एक मंडल के रिलेटेड जो है फैक्ट्स बताए हुए हैं वो याद कर लीजिएगा। अब यहाँ पे मैं फैक्ट्स नहीं बताऊंगी क्योंकि ऑलरेडी मैं आप लोगों को करवा चुकी हूँ, ठीक है। सुनहरी जरी निम्नलिखित में से किसकी एक किस्म है? सिल्क, जूट, सूती वस्त्र, नारियल। सिंपल सा, सुनहरी जरी जो है किसके लिए? जूट की, जूट की जो है एक किस्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या घनत्व से क्या अभिप्राय है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जनसंख्या घनत्व आ गया 8th क्लास का, जो है आप लोगों का मानव संसाधन वाला जो चैप्टर करवाया था उसी का है, ठीक है। पृथ्वी के पृष्ठ के एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या, जो पृथ्वी का एक इकाई क्षेत्र में, मतलब कि पृथ्वी के पृष्ठ का एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या, मतलब एक वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, तो वो रहने वाले लोगों की संख्या, तो जनसंख्या घनत्व इसी को कहा जाता है। पृथ्वी के एक इकाई क्षेत्र में मतलब एक वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या जनसंख्या घनत्व को दर्शाती है। भूपृष्ठ पर लोगों को फैलने का स्वरूप नहीं, किसी क्षेत्र विशेष में रहने, मैंने ये बताया था आप लोगों को, ठीक है। तो इसका ये होगा। और एक वर्ग किलोमीटर में कितने, भारत की क्या है? 332, ठीक है, 332 लोग हैं। और आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि भारत का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो क्षेत्र है वो कौन सा है? तो वो है आपका बिहार। और राज्य कौन सा है? राज्य कौन सा राज्य है? तो बिहार आएगा। लेकिन केंद्र शासित प्रदेश पूछा जाए तो याद रखिएगा सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है वो है आपका दिल्ली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की सतह के निकट स्थित खनिजों को बाहर निकालने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का जो है प्रयोग किया जाता है? किस विधि का? खनिजों को बाहर, देखिए जो निकट स्थित जो खनिज है ना उनको बाहर निकालने के लिए किस विधि का? विवृत खनन नहीं, कुपकी खनन नहीं, आखनन, कूपक, तो आखनन होता है। ऑप्शन जो सी है आपका ये करेक्ट होगा, आखनन होता है। पृथ्वी के जो निकट स्थित जो भी खनिज है उनको बाहर निकालने के लिए थोड़ी सी खुदाई करके जो है ये निकाला जाता है, ठीक है। और ये 8th क्लास का जो है खनन वाला चैप्टर है। आप लोगों को पता होना चाहिए खनिजों का जो निष्कर्षण किया जाता है ना 3 प्रकार से, खनन से, प्रवेधन से, आखनन से। जो खनन 2 तरह के किया जाता है, एक विवृत खनन और एक कूपकी खनन। अब ये क्या होता है, देखिए जो खनन है वो उसे किसे कहते हैं? पृथ्वी के सतह के अंदर जितने भी दबे जो भी शैल है, शैलों से जो खनिज को बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है उसे कहा जाता है खनन, जो खन के खोद के निकालते हैं। तो पृथ्वी के अंदर दबी जितने भी शैलों से खनिजों को बाहर निकाल जाता है उसी को क्या कहा जाता है? खनन। खनन जो खनिज है कम गहराई में भी स्थित होते हैं और ऊपर ऊपर भी रहते हैं। तो जो कम गहराई में स्थित होते हैं वो पृष्ठीय स्तर को हटाकर जो निकाले जाते हैं, मतलब कि ऊपरी भाग को हटाकर निकाले जाते हैं, वो कहलाते हैं विवृत खनन, ठीक है। लेकिन जो गहन वेधन से, मतलब बहुत ज़्यादा गहराई में जो खनिज होते हैं उनको निकालने के लिए जो है कूपकी खनन किया जाता है। मतलब बहुत अंदर गहराई में जो खनिज होते हैं उनको निकालने के लिए क्या कहते हैं? कूपक, ठीक है। अधिक गहराई में स्थित खनिज निक्षेपों तक पहुंचने के लिए जो है बनाए जाते हैं ये कूपकी खनन, इसे कहा जाता है। जैसे पेट्रोलियम हो गया, आपका प्राकृतिक गैस हो गया, ठीक है, ये धरातल के बहुत नीचे पाए जाते हैं। उन्हें बाहर निकालने के लिए गहन कूपों की खुदाई की जाती है, इसे ही कहा जाता है प्रवेधन, ठीक है। जब गहन कूपों को की जो खुदाई की जाती है उसे कहा जाता है प्रवेधन। लेकिन जो सतह के निकट स्थित खनिज है, यही क्वेश्चन है, सतह के निकट स्थित खनिजों की प्रक्रिया को आसानी से निकाल दें वो कहलाता है आखनन, ठीक है। ये तीनों चारों जो क्वेश्चन है इससे बनते हैं, ये पूरे इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आप लोगों को बता दिया। नेक्स्ट, उद्योगों के निम्नलिखित प्रकारों में से टोकरी बनाई किसका एक उदाहरण? जो टोकरी बनाई जाती है वो किसका एक उदाहरण है? सहकारी क्षेत्र का नहीं। सहकारी क्षेत्र में क्या आता है आपका? मदर डेयरी वाला जो मैंने बताया था, बृहत आकार उद्योग, लघु आकार उद्योग, संयुक्त क्षेत्र, तो ये सब कुछ मैंने करवा रखा है। तो जो टोकरी बनाना एक लघु आकार का उद्योग है, तो सी ऑप्शन जो करेक्ट होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित स्थलाकृतियों में से किस में छत्रक शैल पाई जाती हैं? छत्रक शैल, तो
क्लास 7th की ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। समुद्री गुफा बिल्कुल भी नहीं, रेगिस्तान। ठीक है, डेल्टा हमें पता है कि कहाँ पर बनता है, हिमनद भी बताया आप लोगों को, तो इसका करेक्ट आंसर होगा रेगिस्तान। रेगिस्तान में जो है ना, जब हवाएं चलती हैं तो बाहरी कटाव के बजाय जो है एकदम नीचे से जो है रेत को काट देती हैं और उसका जो निर्माण करती है छत्रक शैल का निर्माण होता है। ठीक है, तो रेगिस्तान। आगे देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित परिमंडल में से किसमें मानव सहित जीवित जीव पाए जाते हैं जो बहुत ही संख्या में भूतापन के कारण प्रभावित होते हैं? मानव सहित जीवित जीव, तो कौन सा मंडल है जिसमें कि मानव भी रहते हैं और जीवित जीव भी रहते हैं? वायुमंडल। वायुमंडल तो हम सब लोग जानते हैं क्या होता है, गैसों, मतलब जो वायुमंडल है, पृथ्वी का जो आसपास का जो क्षेत्र है जो गैसों से घिरा हुआ होता है जो मंडल, उसे क्या कहते हैं? वायुमंडल। तो वो वायुमंडल क्या है? गैसों से घिरा हुआ मंडल जो है क्या कहलाता है? वायुमंडल। ठीक है, गैसों के पतली परतों से। जीवमंडल। जीवमंडल वो मंडल होता है जहां पर जो है मानव के साथ साथ आपका, मतलब कि इसके अंदर समझ लीजिए कि वायु भी पाया जाता है, जल भी पाया जाता है, स्थल भी पाया जाता है। जहां पे तीनों मंडल पाए जाते हैं उसे कहा जाता है जीवमंडल। ठीक है, तो मानव सहित जो जीवित जीव जंतु पाए जाते हैं वो जीवमंडल में ही पाए जाते हैं। जलमंडल। जलमंडल आप लोगों को अच्छे से क्लियर किया था कि जो हमारी पृथ्वी है इसका जो है 70% भाग जो है जल से घिरा हुआ है। हमारी पृथ्वी को जो है ना नीला ग्रह कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसका 70% भाग जो है किससे घिरा हुआ है? जल से घिरा हुआ है। और 30% भाग ही जो है क्या है? लैंड है, मतलब कि भूमि है। ठीक है, तो आपको समझ लीजिए कि जो, लेकिन इस 70% जल में सभी पानी जो है पीने योग्य नहीं होता है। कितना? मतलब 97% पानी जो है ना आपका जो है क्या होता है? महासागरीय जल होता है जो खारा होता है। 2.5% जो है जल जो है पीने योग्य होता है। इसमें भी 1.5% जो है आप लोगों का क्या, बर्फों से ढका होता है। तो ये सब चीज़ें मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन की हुई है और इन्हीं को स्टेटमेंट बना के पूछ सकता है, लेकिन मैं क्वेश्चन की ऐसे प्रैक्टिस कराऊंगी कि आप लोगों का जो है इस टाइप के क्वेश्चंस गलत ही नहीं होंगे। स्थल मंडल, पृथ्वी का ठोस भाग, जिसे जो पृथ्वी का ठोस भाग होता है उसे स्थल मंडल कहा जाता है। राइट। और भूपरपट्टी जो है हमारी चट्टानों और जो मिट्टी है उससे जो है बनी हुई है और इसीलिए जो है जीव जंतुओं का जो पोषक तत्व है इसी मंडल में जो है मिलता है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये जीव मंडल है, जैसे आपका वायुमंडल भी पाया जा रहा है, स्थल मंडल भी, जल मंडल भी, और यहाँ पे जीवित मानव भी रहते हैं और जीव जंतु भी रहते हैं, तो इसको कहा जाता है जीव मंडल। तो उम्मीद करती हूँ कि ये चीज़ जो है आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। और अगर आप लोगों को इस तरीके से प्रैक्टिस करना है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराना चाहते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चाहते हैं आप, तो आप जुड़ जाइए। पूरा एसएसटी मैं इस तरीके से कराऊंगी कि आप 55 प्लस जो है आपके कहीं मार्क्स नहीं जाएंगे, लेकिन इतना है कि आपको जिस तरीके से मैं कराऊं उस तरीके से करना पड़ेगा। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो यहाँ से आप लोगों को जो है स्टडी मटेरियल भी मिलेगा, बस आप सपोर्ट करते रहिए। पूरा जो है मैं यहीं पर आप लोगों को क्लासेस दूंगी। सीडीपी की भी क्लास पेपर 1 और पेपर 2 की स्टार्ट हो गई है, एसएसटी की भी प्रैक्टिस भी स्टार्ट हो गई है। बहुत जल्दी जो है हिंदी की क्लास स्टार्ट करूंगी, तो आप लोगों को साथ ही मैं जो है सीटेट के रिगार्डिंग टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताती हूँ किस तरीके से पढ़ें, और एक गाइडेंस भी देती हूँ कि कहाँ से पढ़ना चाहिए, आप लोग किस तरीके से तैयारी करें। तो अगर आपको ज़रूरत है गाइडेंस की तो आप जुड़ सकते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बस पढ़ते रहिए।